बहुत ही बढ़िया। अच्छा दिन, अच्छी नीयत और काम भी अच्छा करना है। चलो जी शुरू करें। ओके, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट चैप्टर डज मीन कि ये एग्जामिनेशन के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़े बगैर आने वाले बहुत सारे चैप्टर हम मिस कर जाने वाले हैं, इसलिए इसकी डेप्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं जर्नल की, जर्नल एंट्री की, तो सबसे पहले माइंड में कुछ बातें आना बहुत ज़रूरी है। सर क्या है वो बातें? जर्नल एंट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो वाई क्लियर होगा, देन हाउ बिकम इजी ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम जर्नल की बात करते हैं, अकाउंटिंग इसके इर्द गिर्द घूमती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं कि हमको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री कितने मार्क्स की आती है? जब आती है तो 4 से 5 नंबर के लिए। तो बच्चे के दिल में ऐसा आ सकता है, फिर क्यों पढ़नी? आ गया हो, आ गया हो। फिर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटिंग प्रोसेस का ही चैप्टर है। ये 8 नंबर से लेके 10 नंबर तक में एक क्वेश्चन बन जाता है। अभी 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 माहौल बनने दो। फिर एक चैप्टर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस चैप्टर से अगेन 10 नंबर तक में एक क्वेश्चन आता है। तो मन में ऐसा आना शुरू हो गया होगा, यार भारी बात है यार, ये भी पढ़ना होगा। हाँ जी पढ़ना होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है कंपनी अकाउंट। अच्छा, कंपनी अकाउंट में भी थोड़ा डेप्थ से अगर ड्राइव करें तो यहाँ पर शेयर कंप्लीटली जर्नल एंट्री की बात होती है, डिवेंचर कंप्लीटली जर्नल एंट्री की बात होती है। आगे बढ़िए, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जर्नल एंट्री की बात होती है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कंप्लीटली जर्नल एंट्री की बात होती है। बोनस इशू एंड राइट इशू, हाँ तुम्हारे चैप्टर के नाम नहीं होंगे बट अब है तो है, इसमें भी जर्नल एंट्री की बात होती है। वेटेज वाइज जाए तो 20 से 25 नंबर तक में जाता है। अब मन में आना शुरू होगा, हाँ यार जर्नल एंट्री पढ़नी तो चाहिए, क्योंकि ना पढ़ने के साथ आप क्या कुछ मिस करने वाले हैं। मतलब अगर हम ये कहना चाहें, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं इन्हीं चैप्टर में, हम फाइनल अकाउंट की बात करें, पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें, वहां भी बहुत बार ऐसा बोला जाता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो अगर आपको एंट्री पता होगी तो आप कर ले जाएंगे। सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमको जर्नल एंट्री का कंसेप्ट पता लग गया तो किसी भी चैप्टर के किसी भी ट्रांजैक्शन के किसी भी एडजस्टमेंट की एंट्री करी जा सकती है? द आंसर इज यस। इसलिए इसको सीखना जरूरी है। तो अगर हम ऑल इन ऑल ये देखने की कोशिश करें कि जर्नल एंट्री से डायरेक्टली कितने मार्क्स इफेक्ट होते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। हम मिनिमम वाला लेंगे, मैक्सिमम छोड़ दीजिए ना। 20, 30, 40 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, 40 नंबर जर्नल एंट्री से डायरेक्टली इफेक्टेड है। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिर्फ एंट्री ही करनी होती है। कई बार अकाउंट मानने को बोलता है बट मेजरली एंट्री करनी होती है। रेक्टिफिकेशन जर्नल ही है और कुछ है ही नहीं। कंपनी अकाउंट जर्नल एंट्री पास करनी होती है, जो ट्रांजैक्शन दिएंगे उनकी एंट्री पास करनी है। तो शायद मैं आपको ये बताने में सफल हुआ हूं कि आपको जर्नल एंट्री का चैप्टर बहुत डेप्थ में क्यों पढ़ना है। रटना नहीं कि ट्रांजेक्शन होगा तो इसकी एंट्री करेंगे, नहीं, उससे फिर सीखने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए एक बात अभी समझ ली कि जर्नल एंट्री का चैप्टर क्यों पढ़ना है, ये पॉइंट सभी के माइंड में क्लियर हो गया होगा। वाई, नाउ इफ योर वाई इज क्लियर देन योर हाउ बिकम इजी। अगर क्यों करना है समझ आ गया तो कैसे करना है आसान हो जाता है। ये ठीक वैसी बात है बच्चों। मैं आपसे बोलूं कि आप जहां बैठे हैं उसके बगल में जो भी दीवार है तोड़ दीजिए। आपने कहा अरे सर कैसे तोड़ेंगे सर? सर दीवार कैसे तोड़ेंगे सर? आपके पूरे प्रश्न में एक ही बात आ रही, सर कैसे तोड़ेंगे, हाउ। बट अब मेरा सवाल बदला, मैंने कहा यार उस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए है, अब जो भी दीवार तोड़ ले जाएगा उसको मिल जाएगा। आपने कहा है कैसे तोड़ेंगे, छोड़ो, लग गए फोन कर रहे यार जेसीबी बुला दो यार, एक काम करो 4-5 वर्कर बुला दो, तोड़ो इसको जल्दी से जल्दी। क्यों? तुम्हारा वाई क्लियर हो गया कि दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए हैं, है ना। क्यों तोड़ना है पता चल गया, क्यों तोड़ना है मालूम है, तो कैसे तोड़ना है ये प्रश्न करोगे ही नहीं। तो क्यों पता है, अब कैसे पर काम करेंगे हम लोग।
जर्नल एंट्री पढ़ने के लिए हमें जब ये मालूम चल गया कि इतने चैप्टर डायरेक्टली इफेक्टेड हैं, तो हमें कुछ कंसेप्ट सीखने होंगे। मेरे साथ आइए बहुत ध्यान से। आपने ऑल्दो अकाउंटिंग कंसेप्ट अभी नहीं सीखा है, बट फिर भी जर्नल एंट्री मेरे साथ साथ नोट्स बहुत प्यार से बनाइए। आइए, जर्नल एंट्री क्या होती है, एडवांटेज क्या है, सब पर बात करेंगे। मतलब मैं सीधे न्यूमेरिकल नहीं टच करूंगा, फोकस करिए पर। जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन, जब ये बोलेंगे कि कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसे हैं क्या, कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसे हैं क्या, तो वो आंसर दिमाग में आना चाहिए। ऑन विच अकाउंटिंग कंसेप्ट, भाई ये भी मालूम चल जाए कि जर्नल एंट्री कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है। ऑल्दो सभी पर बेस्ड है, बट जब हम जर्नल एंट्री पास कर रहे होते हैं तो माइंड में क्लैरिटी आनी बड़ी ज़रूरी है कि जर्नल एंट्री कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है। जब हम बोलेंगे कौन से, तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा कंसेप्ट है, हम बोलते हैं अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको ये देखने की रिक्वायरमेंट है कि जिस ट्रांजैक्शन की, जिस एडजस्टमेंट की आप एंट्री करने की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनते चलना, जिस ट्रांजैक्शन, जिस एडजस्टमेंट की आप एंट्री करने की बात कर रहे हो, उसमें मनी और मनी वर्थ इन्वॉल्व है या नहीं। अब जैसे मैंने बोला मनी और मनी वर्थ, इसका मतलब क्या है। कभी आपसे ये कहना चाह रहा है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुए हैं तो वो तो लिखना ही है, बट ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट में भी हुए हैं, मतलब मनी वर्थ इन्वॉल्व है, वो भी लिखने हैं। दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस पर डिटेल में बात करेंगे, जब आपको थ्योरी सिखाऊंगा तब इस पर बात करेंगे। अभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। अगर हमको जर्नलाइज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंसेप्ट है, इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर हम क्या बोलते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एक्सपेक्ट, इफ वन इज डेबिट देन अदर इज ऑलवेज बी क्रेडिट। इसको ऐसे समझिए, हमने कहा कि ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको ट्रांजेक्शन और इवेंट्स दोनों बहुत डेप्थ में सिखाया है। बहुत ध्यान से फील लेते चलो। जब हमने आपको ट्रांजेक्शन इवेंट सिखाया तो ट्रांजेक्शन में एक बात आपको समझ आई कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो एटलीस्ट 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सर मतलब आप अपनी पर्स से पैसे निकाल के जेब में डालने और बोले अरे बहुत पैसा खर्च हो गया ऐसा होगा नहीं, है ना। आप दोनों जेब से, तीनों जेब से यहाँ से पैसे निकाले, पर्स में लेके आज गजब पैसा कमाए, भाई साहब मजा ही आ गया। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं। मतलब ना एक्सपेंस हो रहे हैं ना इनकम हो रही है। अगर आप सेम खुद ही खुद सब कुछ किए जा रहे हो, आप अपनी दुकान का सामान खुद ही को बेच के खुद ही पैसा गले में डाल दिए, मजा आ गया, तो भाई साहब क्या सेल हुई है? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको समझना है ट्रांजैक्शन होने के लिए ड्युअलिटी चलती है। ड्युअलिटी का मतलब 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर कोई कुछ परचेज कर रहा है तो हमें ये सोचना है कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ सेल कर रहा है। अगर किसी को इनकम हो रही है, हमें फिर ये सोचना है कि दैट मीन्स किसी का एक्सपेंस हो रहा है। अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो हमें फिर से सोचना है दैट मीन्स किसी को लॉस हो रहा है। अगर किसी की एसेट्स क्रिएट हो रही है दैट मीन्स किसी की एसेट्स रिड्यूस हो रही है। किसी की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है मतलब किसी की एसेट्स क्रिएट हो रही है। इसको ऐसे समझिए, बैंक ने आपको लोन दिया, सुनना है ना। बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड करा, आपके लिए क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी, यार इतने पैसे अब लौटाने पड़ेंगे। बैंक के लिए क्या क्रिएट हो गया? एसेट्स, कि इसको इतने पैसे दिए हैं, ये पैसे फ्यूचर में हमें लौटेंगे। दिस इज कॉल्ड ड्युअलिटी। हर ट्रांजेक्शन में ड्युअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसी के बिहाफ पर हम हर ट्रांजेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं? हम हर ट्रांजेक्शन को एक नज़रिया रखते हैं कि ट्रांजेक्शन है तो इसमें कुछ डेबिट होगा और कुछ क्रेडिट होगा, बट अल्टीमेटली दोनों के अमाउंट का जो टोटल होगा वो इक्वल होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है एक्युरल कंसेप्ट। अब मेजॉरिटी जो रटने में बिलीव रखती है उनको ये कंसेप्ट कभी समझ नहीं आता। मैं जो बोलता चलो सुनते चलना, क्योंकि आप रट लेते हैं ना। जब आप रट लेते हैं तो आप कहाँ से समझेंगे? सोचिए, सोच के देखिए। सिर्फ आपने रटने की कोशिश करी, आपने कहा भाई साहब हम सारे कंसेप्ट को याद कर लेंगे, अच्छी बात है,
बट मैं आपसे बोलूंगा एक्रुअल कंसेप्ट, आपको हाँ कुछ होता जरूर है, ना ना ना, सीखेंगे। एक्रुअल कंसेप्ट करता क्या है, आइए मेरे साथ। फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्क्लोज करता है। एक्रुअल कंसेप्ट में वो पावर है जो बताता है कि आपके धंधे की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। अब बच्चा बोलता है हमने ये वाला क्लास 11 में नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, फाउंडेशन पे सीखिए। हनी आपने एक्रुअल कंसेप्ट में कुछ और पढ़ा था, मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप प्रोफेशनल एग्जाम में आ गए तो आपको इस लेवल पे समझना चाहिए। आइए मेरे साथ। हमने कहा एक्रुअल कंसेप्ट आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। सर फाइनेंशियल हेल्थ ये बताएगा कैसे, इस पर बात करते हैं। एक्रुअल कंसेप्ट का मानना क्या है, ये कहता है कि आपको कोई रेवेन्यू हुआ है, बहुत ध्यान से लो, आपको ये क्या कहता है, आपको कोई रेवेन्यू हुआ है, आपको कोई एक्सपेंस हुआ है। इसका मानना यह है कि इस चीज का वेट मत करो कि जब वो ऑक्योर हो या जब वो पेड हो, इस चीज का वेट मत करो, है ना। ये कतई ये नहीं बोलता कि जब वो पैसा मिल जाए, जब ये आप पेमेंट कर दो तभी इसको लिखो। इसका मानना यह है, एक्रुअल कंसेप्ट की बात हो रही, एक्रुअल कंसेप्ट का मानना यह है कि अगर रेवेन्यू या एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसको राइट डाउन करो। एग्जाम्पल समझाता हूं। आपने सेल करी, ध्यान दो, जब आपने सेल करी तो सेल करने के दो पर्सपेक्टिव निकल के आएंगे। पहला, सेल कैश में होगी, दूसरा सेल क्रेडिट में होगी, है ना। कैश होगी तो आपको पता लग गया अरे पैसे आए, क्रेडिट में है उधार हुई मतलब अरे पैसे तो नहीं आए, पैसे 3 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, आपको पता चला ना। तो फाइनेंशियल हेल्थ कैसे पता लगेगी धंधे की, पैसा तो 6 महीने बाद आएगा, तो ना लिखें क्या, नहीं। एक्रुअल कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, बहुत ध्यान से, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, इधर ऑक्योर्ड हुआ है और वो रिसीव या पे हुआ है, पैसा मिला है या पैसा दिया है, पैसा मिलने वाला है या पैसा हमें देना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन में हमें उसे लिखना चाहिए। कैश हुआ है लिखिए, क्रेडिट हुआ है कोई बात नहीं, डेटर क्रिएट हुए हैं उनको लिखिए। अब इसका इंपैक्ट समझाता हूं, इसका इंपैक्ट क्या है। कैश आप कहां लिखते हैं, एसेट्स का ट्रीटमेंट देते कि ये आपके लिए एसेट्स है, पैसा आया। एसेट्स क्या है, जहां पर आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज आपने क्रिएट की जिससे पैसा रिसीव होगा, यहां पैसा मिल रहा है। और क्रेडिट पे आपने सेल किया तो पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो डेटर्स क्या है, अगेन ये भी एक एसेट्स है। तो अल्टीमेटली दोनों का ट्रीटमेंट एसेट्स निकल के आया, और जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्क्लोज करेगा, बताएगा, और ये पावर किसने दी है, एक्रुअल कंसेप्ट ने। सिंप्लीफाई करता हूं, एक्रुअल कंसेप्ट का सिर्फ इतना कहना है कि कोई ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो उसका इंपैक्ट धंधे पर है। बस अब ये चेक कर लीजिए कि वो ट्रांजेक्शन या तो कैश रिसीव हुआ है या तो कैश रिसीव होगा, उस ट्रांजेक्शन में या तो कैश पे हुआ है या तो कैश फ्यूचर में पे होगा, दोनों का इफेक्ट है, उसको नोट करिए। जैसे कैश पे हुआ है, आपने गुड्स परचेज करा ऑन कैश, तो कैश पे हुआ है लिख दो। वहीं फ्यूचर में कैश पे होगा मतलब साफ है कि आपको फ्यूचर में कैश पेमेंट करना है, मतलब आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति क्रेडिटर है, फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो पेमेंट करोगे, लायबिलिटी क्रिएट हुई, आप उसको भी लिखो। ऑल सेट। चौथे पे चलते, कृपया करके ध्यान से ध्यान लगाते रहें, पूरी क्लास में बहुत अटेंशन में बैठे, है ना। 3 चीजें कर ली। चौथा अकाउंटिंग कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अभी ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको फुल्ली डिस्क्लोज करो। कहां पर, इन जर्नल। बट मन में प्रश्न आया, ट्रांजैक्शन को हम फुल्ली कैसे डिस्क्लोज करेंगे। तो हमें एक कंसेप्ट दिया गया, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, जिसने हमें बताया कि फुल डिस्क्लोज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, नरेशन लिखनी होती। क्या लिखना होता है, नरेशन। नरेशन क्या है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो आप उसके लिए नरेशन लिखेंगे, बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ब्रैकेट लगा के। ये क्या है, इसी को हम नरेशन बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री में बेसिकली हमको इतने काम करने होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अब फील आने लगा, हाँ भाई समझ आ रहा है ना। एक बार प्लीज मुझे चैट में कंफर्म करें, अभी तक की गई बातें सबके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर है इमेज, किसी कोई डाउट तो नहीं बन रहा। एक्रुअल कंसेप्ट मैंने इसे और डेप्थ में करा क्योंकि आपने बचपन में रटा होगा, बचपन मतलब मेरा क्लास 11th होता है, तो अभी आपको इसलिए क्लियरिटी दे दी कि एक्रुअल कंसेप्ट मतलब जो फाइनेंशियल हेल्थ बताए। फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगी जब आपको ये पता होगा कि जो आप खर्च रहे हैं या खर्चने वाले हैं, जो पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है, दोनों को रिकॉर्ड कराता है। सभी को क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी बता दो, पक्का मान लिया जाए, मजा आ रहा पढ़ने में, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। हाँ ऑल्दो मैंने स्लाइड वगैरह प्रिपेयर करी, बट पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद स्लाइड पे चलेंगे। क्लास बहुत शानदार जाएगी, चिंता मत करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। हम ध्यान दीजिए, हम जब जर्नल एंट्री की बात करेंगे, अभी ध्यान देते चलना है ना, बहुत प्यार से सीखो। जब हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो हमारी नज़र में दो तीन चीज़ें आएंगी कि अपनी ट्रांजेक्शन की, तुम अपने जो भी परचेज सेल करते हो क्या उसकी जर्नल एंट्री करते हो? आंसर है नो। क्या मैं अपने परचेज सेल की एंट्री करता हूँ एक्सपेरिमेंट में? नहीं, नहीं करता। क्यों? रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव की, है ना, तो हमें ये बात समझ आती है, ओके बिजनेस है तो उसमें ट्रांजैक्शन होंगे, और बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे तो हमें उन ट्रांजैक्शन की क्या करनी होगी? जर्नल एंट्री करनी होगी। ये बात सबको समझ आ गई कि जो जर्नल एंट्री होती है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन की करी जाती है। किसकी? बिजनेस के ट्रांजैक्शन की। तो अगर हमें ये पता लग जाए, बहुत ध्यान से, अगर हमें पता लग जाए कि बिजनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बेस्ड किस पर है, भाई साहब मजा ही आ जाए। नहीं, तो बिजनेस बेस्ड ऑन 5 थिंग्स। बिजनेस कितनी चीजों पर निर्भर है जनाब? बिजनेस 5 चीजों पर निर्भर करता है। मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई धंधा नहीं है जिनमें जो अब 5 चीजें डिस्कस करेंगे वो नहीं है। और अगर वो 5 चीजें हैं तभी वो बिजनेस है। अगर वो 5 चीजें नहीं है तो आप बड़े प्यार से मान लीजिए कि बेसिकली जिसकी भी बात करी जा रही वो बिजनेस ही नहीं है। मेरे साथ आइए, बड़े प्यार से सीखिए ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें समझना 5 चीजें कौन कौन सी। हमने कहा यार एक है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंसेस, एसेट्स एक्सपेंसिव 2 चीजें हो गई। तीसरा लाइबिलिटी, चौथा इनकम, और पांचवा कैपिटल। हालांकि कैपिटल भी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लाइबिलिटी है, बट हम उसको फिर भी सेपरेट लिख रहे हैं बिकॉज लाइबिलिटी इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। लाइबिलिटी का मतलब वो है जहां पर आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो आपके लिए जो पेमेंट करनी है वो लाइबिलिटी, जो पेमेंट मिलनी है वो एसेट्स, जो आप प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए जो पैसा लगा रहे हो वो एक्सपेंस, वो लगाए गए पैसे से जो पैसा आप कमा रहे हो वो इनकम। समझ आ रहा है? तो ये हमने आपसे बातें करी, जरा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। बेस्ड ऑन 5 थिंग्स हमने बोला जी, एसेट्स एक्सपेंस धंधे में होता है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल भी धंधे में ही होता है। हमको बस इतना समझना है इनके नेचर के अकॉर्डिंग, बड़े प्यार से सीखना। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग अगर इनकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती दिखी, इन तीनों की वैल्यू इंक्रीज होती दिखी, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती दिखी, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती दिखी। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं सिर्फ। एसेट्स एक्सपेंस अगर आपको लग रहा है इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू डबल इंटरेस्ट सिस्टम, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करना होता है ना, तो हमने किया डेबिट। अगर वैल्यू डिक्रीज होती दिखी एसेट्स और एक्सपेंस की तो हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। वहीं लाइबिलिटी इनकम कैपिटल अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बट लाइबिलिटी इनकम कैपिटल अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है
तो इनको हम क्या करते हैं, डेबिट। अब जैसे मैंने लिखा, बच्चा कहता है अरे बाबा सीधे सर एंट्री करवा देंगे क्या? नहीं करवाएंगे, नहीं सीधे एंट्री नहीं करवाएंगे। कैसे करेंगे इस पर समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। हमने कहा एसेट्स एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मेरे साथ आइए प्लीज। एग्जाम्पल, बिजनेस, बड़े प्यार से सीखिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश वर्थ ₹50 लाख। हमने कहा 50 लाख से धंधा शुरू किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बहुत ध्यान से सीखो अभी इसको। हम, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को जर्नल एंट्री आती हो, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत प्यार से सीखिए, क्योंकि धीमे धीमे लेवल हम लेके चलेंगे, है ना। बहुत लोअर लेवल से, कहते हैं शून्य से शिखर तक पहुंचाऊंगा। अगर मैं सीधे आपको ये बताने लग जाऊं कि मुझे क्या आता है, वो यूजलेस बात हो गई। मैं आपको जीरो से शुरू करूंगा। मैं मान रहा हूं कि किसी को इसकी एंट्री भी नहीं आ रही, वो भी सीखे। तो हमने कहा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन है। हर ट्रांजेक्शन में क्या होता है? हमने कहा जी डुअल एस्पेक्ट होता है। कि अगर ट्रांजेक्शन है तो उसमें दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या है और चेक करते हैं। एक, बिजनेस स्टार्ट हुआ, दूसरा कैसे हुआ। जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसको हम, जब धंधा शुरू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और जो कैश से स्टार्ट हुआ तो कैश को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अब जरा आ जाओ, हम हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एंट्री, जैसे मैंने आपको यहां बताया, जर्नल एंट्री कहाँ करी जाती है? बिजनेस में करी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे पर्सपेक्टिव किसका लिया जाएगा? किसका? बिजनेस का। कौन ओनर है, कौन फाउंडर है, कौन इन्वेस्टर, हमसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आज बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कैपिटल, एसेट्स चेक करते हैं। हमें देखना है कि हमारे धंधे में क्या हुआ। हमने कहा हमारे बिजनेस में किसी ने पैसा इन्वेस्ट करा, तो पैसा तो आया, मतलब जो एसेट्स है कैश, ये इंक्रीज हो गया अचानक से, अरे भाई पैसा हो गया। बट साथ के साथ हमें ये भी पता लगा कि जो पैसा हमारे बिजनेस में आया वो कैपिटल के फॉर्म में, लाइबिलिटी के फॉर्म में आए। फ्यूचर में हमें वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब हमें पता लगा तो हमें लगा अच्छा हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, कितना पैसा हमें देना है। अब इनको देखो और इनको देखो और एंट्री पास कर दो। क्या है एंट्री? एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, ले आओ। एंट्री क्या निकल के आई? हमने कहा जी कैश अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं, तो क्या करिएगा? टू कैपिटल। एंट्री हो गई, वैल्यू 50 लाख, 50 लाख। और ये हुई जर्नल एंट्री। फिर हमने साथ में आपको क्या बोला था कि जब जर्नल एंट्री करी जाएगी तो साथ में नरेशन भी लिखा जाएगा। बिग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ये हो जाएगा नरेशन। खैर, ये हमने भी आपको सिखाया कि जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से चलती है। अब जरा आते हैं, डेप्थ ड्राइव करेंगे। अब अभी तक आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि देखो ये होता है, लेकिन ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगा सिर्फ। अब आते हैं, हमने बात की डबल एंट्री सिस्टम की, तो एक बार चेक करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। भाई पता तो चले कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको पढ़ने के फायदे क्या हैं। आओ मेरे साथ। सबसे पहला फायदा, द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी इस्टेब्लिश्ड। आप क्या कर सकते हैं? जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर जर्नल सही होगा तो लेजर सही होगा, लेजर सही होगा तो ट्रायल बैलेंस सही होगा। और मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया कि ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। याद आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पर चलिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है द प्रॉफिट अर्न, जो भी प्रॉफिट कमाया, और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी असर्टेन टुगेदर विद डिटेल। आप उसको बताते हैं डिटेल में कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्यों और कैसे हुआ है, आप उसकी डिटेल बता पाते हो। थर्ड पॉइंट पर आइए मेरे साथ, फोकस करते रहिएगा बस। द फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मैंने भी आपको बोला फाइनेंशियल हेल्थ है ना, फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे अकाउंटिंग साइकिल याद करिए। मैंने आपसे क्या बोला था? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश स्टेटमेंट। याद आ रहा है? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग
ध्यान आया? हाँ, तो वही बात हो रही है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। पॉइंट अगेन सेम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा। हमने कहा जी पहले तो जर्नल ही बनाएंगे, जर्नल जब बन जाएगा फिर लेजर बनाएंगे, जब लेजर बन जाएगा तो उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और बिकॉज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अगर ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेसी होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, द सिस्टम permit accounts to be kept in as much as detail as necessary and thereafter affords significant information for the purpose of control। इमेजिन करिए कि आपको कोई ये बता दे कि आपके धंधे में इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा मजा आ गया भाई साहब, फिर आपने कहा बस मजा आ गया चलो पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं। डेटर मतलब जिनको क्रेडिट पर सेल करा गया, क्रेडिटर मतलब जिनसे क्रेडिट पर परचेज करा गया, उनको हम डेटर क्रेडिटर बोलते हैं। तो जिनको क्रेडिट पर सेल करा गया वो हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि पैसा फ्यूचर में देंगे, जिनसे क्रेडिट में परचेज करा गया वो क्रेडिटर है, हमें उन्हें फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है, डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है। आ जाइए, तो जैसे हमने यहाँ बोला कंट्रोल, किसी ने आपसे कहा आपके धंधे में इतना प्रॉफिट, आपने कहा मजा आ गया चलो पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं, अगले साल प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं कि वो प्रॉफिट कैसे हुआ। बहुत ध्यान समझो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि प्रॉफिट कैसे हुआ तो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, सेल्स को कंट्रोल कैसे करना है, इनकम को कंट्रोल कैसे करना है, एक्सपेंस को कंट्रोल कैसे करना है, कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट जो हुआ था वो अब लॉस देके जाएगा। तो कंट्रोलिंग जरूरी है। कंट्रोलिंग कैसे आती है? ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आती है, बहुत प्यार से सीखो, मॉनिटरिंग से। अगर आप कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तो मॉनिटर करना शुरू करिए। जैसे मान लो कोई बच्चा बोला सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर, ठीक है, मतलब तुम अपनी पढ़ाई को कंट्रोल करना चाहते हो ना, यही तो बात हुई। तो कंट्रोल करना चाहते हो, मॉनिटर करना शुरू करो। कोई बच्चा बोलता है सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा सर, मेरा तो मानना है मैनेज होता ही नहीं, मोहब्बत होती है काम से। काम से अगर मोहब्बत है तो सब हो जाएगा। अगर काम को मैनेज करना पड़ रहा है ताउम्र मैनेजमेंट में ही निकल जाएगी, ये पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। हाँ, काम से यदि मोहब्बत है तो मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मोहब्बत करिए काम से, काम हो जाएगा। मैं समझाता हूँ इसका एग्जांपल। आपसे कोई बोले सुबह 2 बजे उठ जाओ, आप अरे यार कैसे उठेंगे यार, आपका सवाल ही यहाँ से शुरू हुआ कि हाउ, कैसे उठेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल है, सुबह 2 बजे की फ्लाइट है और हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, बहुत मजे करेंगे। 2 बजे फ्लाइट है भाई साहब, रात में तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम बोलो भाई साहब क्या जीवन होने वाला है। तुम्हें वाई बड़ा क्लियर है ना, तो तुमने क्या किया उस मोमेंट से, उस काम से जो तुम्हें सुबह उठना था, उससे तुम्हें मोहब्बत है, अरे उठ जाएंगे। कोई खेलने बुलाएगा, ट्रिप पे जाना है, पार्टी करनी है, चिट चैट करना है, कितना समय तुम पे देखो। लेकिन जैसे बात आई पढ़ने के, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मतलब आप अपने टाइम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को सही तरीके से स्टैब्लिश करें। कंट्रोल करना चाह रहे हो तो मॉनिटर करना शुरू करो कि जो टाइम सब पर अवेलेबल है वो दिन के 12 घंटे, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, उस 12 घंटे में क्या कर रहे हो, मॉनिटरिंग हो जाएगी। अगर आपको आपके टाइम को कंट्रोल करना है तो आपको आपके टाइम को मॉनिटर करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम देखो, है ना, कि कितने घंटे फ़ोन चलाया जा रहा है। ये तो आजकल तो फ़ोन बता ही देते हैं ना, हाँ है ना, बता देंगे। जैसे सुबह से इतना टाइम हो गया है, मेरा फ़ोन चला है 46 मिनट। समझ रहे हो? हाँ, मॉनिटरिंग ज़रूरी है। आप समझो दोपहर के 12 बजने वाले हैं, मतलब साफ है कि अगर 7 बजे उठाऊं तो 7 से 12 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में 46 मिनट फ़ोन चला है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है जूम मीटिंग भी हुई होगी, कुछ कॉल हुई होगी, टीम से बात हुई होगी, सब कुछ करते हुए, है ना, देखा होगा क्या क्या चल रहा है, सब कुछ करते हुए 46 मिनट। अब इसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात, फ़ोन देखने को मौका ही नहीं मिलेगा। आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सही होगी तो कंट्रोलिंग अपने आप हो जानी है। यही चीज़ डबल एंट्री सिस्टम बताता है कि रिकॉर्डिंग करो, क्लासीफाइंग करो, समराइजिंग करो, एनालाइजिंग करो, इंटरप्रिटेट करो, फिर कम्युनिकेट करो। आप क्या करते हैं, कहीं से सुना आपने,
सब इस चीज में पैसा लगाओ, बहुत पैसा आएगा। क्या हुआ? आपने ना जर्नलाइज किया था, ना रिकॉर्ड किया था, ना क्लासिफाई किया था, ना समराइज किया था, ना एनालाइज किया था, ना इंटरप्रिटेट किया था, कुछ नहीं किया। सिर्फ एक काम किया, कम्युनिकेट किया। अरे वो ऐसे है, अरे वो ऐसे है। अरे खुद बैठो, रुको, ठहरो, एनालाइज करो, इंटरप्रिटेट करो, सब कुछ करने के बाद कम्युनिकेट करो, प्रॉब्लम नहीं होगी धंधे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डबल एंट्री सिस्टम पर। रिजल्ट ऑफ वन ईयर मे बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड रीजन फॉर द चेंज मे बी असर्टेन। पिछले साल का प्रॉफिट पता है, इस साल का लॉस पता है, कंपैरिजन डाला, अगले साल क्या होने वाला है पता लग जाएगा। जैसे मेरे बार कई बार बच्चे आते बोलते सर मैं बैच में तो आ गया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर उनका अगला चैट आता है, सर मैं पिछले साल भी या पिछले अटेम्प्ट में भी था, मैंने बैच नहीं ली थी लेकिन मैं फेल हो गया था, फिर मैंने डिसाइड किया मुझे आपकी बैच लेनी है, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करता डायरेक्टली कुछ। आज ही सुबह एक बच्चे से बात हुई, मैं उनको डायरेक्टली कभी सजेस्ट नहीं करता। मैं उनसे सिर्फ इतना बोलता हूँ, प्लीज शेयर योर प्रीवियस अटेम्प्ट रिजल्ट विद अस। पिछले अटेम्प्ट वाला रिजल्ट शेयर तो करो हमको, हमको पता लग जाएगा आप क्या कर रहे हो और आपका क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आपके नंबर नहीं आए और अभी आप बोल रहे हो कि मैं बैच में तो हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक ऐसी बैच में जहां पर आपके पास पूरे लेक्चर दे दिए गए हैं, उसके अलावा लाइव क्लासेस हो रही हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे का सवाल ये है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, ये अटेम्प्ट भी उसका जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जर्नल को थोड़ा और प्यार सीखते हैं। मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्री पर आ सकता हूं बट मैं चाह रहा हूं हर छोटे से छोटा पॉइंट आप कवर करें। मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट बने इस पूरी कम्युनिटी में सीए फाउंडेशन की कि जब आप किसी और बच्चे या किसी और टीचर के सामने मुंह खोलें अपना, तो आप बहुत प्राउड के साथ ये बात बोल पाए कि हाँ मैं सीटीसी क्लासेस का स्टूडेंट हूँ, और अगला व्यक्ति भी ये बात समझे कि यार ये भारी बच्चा है। इससे भाई साहब किसी कंसेप्ट में नहीं जा पाएंगे। ये होना चाहिए। और ये पॉसिबल कैसे होगा? पढ़ाकर ही होगा। सिंपल है, आ जाओ जर्नल की बात करते हैं। पॉइंटर बना के चलना मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। लिख लीजिए, चलिए। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सर प्राइमरी एंट्री का मतलब क्या है? जब मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल बताया तो आइडेंटिफिकेशन के बाद पहला वर्ड था रिकॉर्डिंग। मतलब जब आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ ये ट्रांजेक्शन मनी वर्थ या मनी में है, अब उसको लिखना है, तो सबसे पहले कहाँ लिखेंगे? जर्नल में लिखेंगे। इसलिए इसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। पक्की बात हो गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंट्रीज मेड इन द बुक शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, विच अकाउंट क्रेडिटेड। आपको एंट्री करनी है ना, बेसिकली क्या करना है? एंट्री जो आप करते हैं जर्नल में, जर्नल एंट्री वो क्या शो करती है? वो शो करती है विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। वो बता देती है भैया ये वाला अकाउंट डेबिट होगा, ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा। अब फिर सवाल आता है, बहुत ध्यान सुनते चलें। रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल, हम जब ये काम कर रहे होते हैं, लिखिएगा रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल, जब हम जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं जनाब? जर्नलाइजिंग। कि भाई साहब हम जर्नलाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ऑल सेट, आगे बढ़िए। चैट में आइए और मुझे एक सवाल का जवाब बताइए जल्दी से, क्योंकि सभी मेजॉरिटी कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मुझे बताइएगा सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? चैट में आंसर करिए। सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने कहा यार ट्रांजिशन की हम जर्नलाइजिंग करने वाले हैं, हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? किस बेसिस पर आप रिकॉर्ड करेंगे? आंसर करिए इन वॉइस, जल्दी जल्दी आंसर करिए। सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? कहाँ से रिकॉर्ड होगा? जल्दी जल्दी बताओ, जब भी तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं? सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है?
जर्नल करना है, बच्चा कहता है हमको पूरी जर्नल एंट्री आती है सर। हमने कहा अच्छी बात है, सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग तो बताओ। हाँ हाँ जल्दी बताओ, कहाँ से रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शन से। अरे नहीं महाराज, ट्रांजैक्शन तो है ही, ट्रांजैक्शन को ही तो रिकॉर्ड करना है, बट सोर्स क्या है? इनवॉइस और मेमो एक ही बात हो, इनवॉइस के अलावा आगे बढ़िए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैंने बोला ना डेप्थ में सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। आइए, सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग में सबसे पहला सोर्स है वाउचर्स। क्या है वाउचर? क्या होता है वाउचर? जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं वो कहीं तो लिखा जाता है, उसी को हम लोग वाउचर कहते हैं। दूसरा सोर्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स। जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होता है, उसको बेस बनाकर रिकॉर्डिंग करी जाती है। तीसरा सोर्स क्या है? इनवॉइस। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, तो आप अगले व्यक्ति को कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस कहते हैं। इन्हीं के बेसिस पर जर्नल एंट्री होती है। दैट्स वाई जर्नल एंट्री को हम लोग प्राइमरी एंट्री या फिर ओरिजिनल बुक भी कहते हैं, कि जहां पर ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? सो दैट हम ये पता लगा पाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट या कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ध्यान देते चलो, कौन सा अकाउंट डेबिट या कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं उसको हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है बता चुका, वाउचर, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कृपया करके ध्यान पूरा लगाते रहिएगा। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? देयर आर टू रूल्स। पहला है मॉडर्न अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। हम मॉडर्न अप्रोच को और क्या कह सकते हैं? हम मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कह सकते हैं। तो सवाल आया कि सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ इतना कहा जाता है कि जो हमारी कैपिटल है, जो धंधे में लगा है पैसा, जो हमारी लाइबिलिटीज है, जो हमने क्रेडिट पर ले रखा है, उन दोनों का टोटल एसेट्स के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अब समझिए कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से लीजिए, आपके किसी क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग है, कैपिटल नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान देते चलना, ठीक है। कैपिटल ही नहीं पता, मतलब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन करो, बताओ कैपिटल कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप एप्लीकेबल कर देंगे बड़े प्यार से। आगे बढ़ते हैं, आइए बहुत ध्यान से सीखते चलेंगे। पूरी क्लास में मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, बहुत डेप्थ में जाएंगे, सीधे क्वेश्चन पे कूद ही नहीं रहे। हमारा गोल ये है कि एक एक बच्चा जो शून्य पे भी बैठा है ना, वो भी कनेक्शन फील करे चैप्टर से, हर टॉपिक को कनेक्ट करता जाए। कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना, ऐसा करके। आइए, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम डेबिट और क्रेडिट के लिए रूल्स की बात करते हैं, रूल्स रूल्स तो हमको पसंद नहीं है जनाब, फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जनाब, क्योंकि यहाँ मामला पसंद नापसंद का है ही नहीं, यहाँ मामला पढ़ने का है। आ जाओ। तो हमने भी आपसे कुछ बातें करी थी, उन्हीं बातों को यहाँ पर लिख दिया गया है। क्या कुछ अलग किया है? नहीं। आओ चेक करते हैं फिर भी। चलिए सबसे पहले चेक करिए, एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उनमें क्या एलिमेंट्स होते हैं? क्या मैंने आपको ये बताया? हाँ बताया है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। क्या इसके अलावा कोई और कंसेप्ट? नहीं। मैंने आपसे क्लियरली बोला, एक बिजनेस 5 चीजों पर बेस्ड होता है, पंच तत्व। धंधे में भी 5 चीज जरूरी हैं, एसेट्स और एक्सपेंस। एक्सपेंस करा जाता है एसेट्स बनाने के लिए, एसेट्स करी जाती है सो दैट इनकम क्रिएट हो सके। एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये 5 ही हेड होते हैं। आओ चेक करते हैं। हमसे कहा गया अगर हमारे पास एसेट्स की अवेलेबिलिटी, बड़े ध्यान से, ये जो इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, मैंने आपको बहुत छोटे में ऑलरेडी समराइज कर दिया है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, यही यहाँ पर बोला गया है। कुछ भी और ऐसा अलग नहीं है कि तुम लोग अरे भाई साहब मजा आ गया, नहीं, मजा नहीं आएगा। एसेट्स, एसेट्स हो गया
और एक्सपेंस, इन दोनों का ट्रीटमेंट देखो सेम है। क्या सेम है? अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये डेबिट होंगे, डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट होंगे। आओ चेक कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंक्रीज, इंक्रीज, डेबिट, डेबिट, डिक्रीज, डिक्रीज, क्रेडिट, क्रेडिट। सिंप्लीफाई हो गया। वहीं अगर हम जाएंगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, कोई बढ़िया सा प्यारा सा कलर लिया जाए, क्या लिया जाए? अगर हम जाएंगे लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम पे, तो इनका ट्रीटमेंट सेम है। इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट, है ना। देख लिया, इसको बार बार हाईलाइट ज़्यादा नहीं करेंगे। अब मेन प्रश्न मन में क्या आएगा उस पर भी बात करूंगा, चिंता मत करो। कि सर ये तो समझ आ गया, अगर ये बता देते आप कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं तो सर मजा आ जाए। तो बच्ची की अंतरात्मा कहती है अकाउंट्स आर 3 टाइप्स। ऐसा नहीं होता। अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, इम्पर्सनल। फिर से बोल रहा हूं, अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। हाँ ये सही है कि इम्पर्सनल अकाउंट भी 2 टाइप के होते हैं, जो कि रियल और नॉमिनल होते हैं। सुनना बहुत ध्यान से। जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के, पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल, जैसे रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, फलाने नाम से जिनको जाना गया। व्यक्ति है, व्यक्ति है, नेचुरल व्यक्ति है, बर्थ हुई है, उसका जीवन हुआ है, उसका मरण भी होगा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, सीटीसी क्लासेस, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी, आरबीआई। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल। ये नेचुरल तो नहीं है बट इनका क्रिएशन हुआ है ना। आर्टिफिशियल, लीगल पर्सन है ये। तो नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। तीसरा आता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब आपने बोला इस व्यक्ति की इतनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इस व्यक्ति का इतना रेंट प्रीपेड है ना। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा ना, तो हम किसी पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूं। हमने आपसे कहा अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल पर्सन, जहां पर व्यक्तियों की बात करी जाती है ना। एक हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पर व्यक्तियों की बात नहीं करी जाती बट व्यक्तियों ने जो क्रिएट करा है, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, उनका नाम होता है, उन नामों की बात करी जाती है। तो नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं किसी पर्सन को। ऑल सेट। आते हैं इम्पर्सनल पर। इम्पर्सनल मतलब साफ है, 2 टाइप के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल का मतलब विच इज डील विद एसेट्स। जब कोई अकाउंट एसेट्स से डील करता है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे याद करिए, दिमाग पे जो डालिए, हम बोलते हैं रियल एस्टेट बिजनेस, है ना। क्या बोला? रियल एस्टेट बिजनेस। तो रियल क्यों बोल दिया उसको? उसको बोलते हैं जमीन का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस। रियल एस्टेट क्यों बोल दिया? बिकॉज रियल रिलेट विद एसेट्स, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील विद एसेट्स। एसेट्स में कौन सा? जितनी मर्जी बोल लीजिए, मैं नाम कुछ ऐसे बता देता हूँ। जैसे एसेट जब हम बोलते हैं तो 3 कैटेगरीज में चलती हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो हैं जो देखी जा रही, सुनी जा रही, पढ़ी जा रही, समझी जा रही, टच करी जा रही और वो वैल्यूज क्रिएट करके दे रही। इनटेंजिबल वो है जो देखी ना जा रही, टच ना करी जा रही, फील करी जा रही, फील करी जा रही, तुम्हारा इमोशन नहीं, वो कोई एसेट्स नहीं, वो फर्जी चीज है वो। तो एक है टेंजिबल, जिसको देखा, हमने कहा जी ये क्या है, हमने कहा जी टेंजिबल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर एक है गुडविल, किसी का नाम चलता है, हमने कहा, तो वो है इनटेंजिबल एसेट्स। तीसरा है करंट एसेट्स, जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश में कन्वर्ट हो रही है, हर साल हो जा रही, हर महीने हो जा रही है, वो करंट नेचर की एसेट्स है। सुना ना? मुझे इसे लिखने दो, नहीं सुनोगे तो लेकिन भूल जाओगे ना। जब हमने रियल अकाउंट बोला तो रियल अकाउंट डील विथ एसेट्स, ठीक बात है ना? हाँ ठीक बात है, हम ही को बोलना पड़ेगा। रियल अकाउंट डील विथ एसेट्स। एसेट्स कितनी टाइप की निकल के आई हमारे पास? एसेट्स के लिए हमने बोला टेंजिबल, फिर हमने आपसे कहा इनटेंजिबल, फिर हमने आपसे कहा करंट एसेट्स, ठीक बात है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मजा आ जाएगा।
मैं एक सीक्वेंस में बोलूंगा, आपको सीक्वेंस सुनना है। जब भी चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैं इन सबको आपको लिखाऊंगा भी, है ना। सुनिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल। फिर से बोलता हूँ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल। ये जितने भी मैंने बोले ये टेंजिबल एसेट्स है। अब अगला सुनिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। टार्जन, अजय देवगन क्यों मारा गया था? क्योंकि उसके पास कार की डिज़ाइन थी, वो डिज़ाइन लेके गया था। डिज़ाइन इज एसेट्स। जब आप कोई डिज़ाइन देते हो तो वो एक एसेट्स है। अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो ये मेरी एसेट्स है, समझ रहे हो। जो मैं क्लास में नोट्स बनवा रहा हूँ वो मेरी एसेट्स है। हाँ, लोग पायरेसी करना शुरू कर देते हैं, वो अलग सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए उस पर कॉपीराइट क्लेम होता है, समझ गए। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एंड दैट इज वाई कॉपीराइट इज ऑल्सो एन एसेट्स। तुमको अब समझ में आएगा, अच्छा ये क्यों होता है एसेट्स, क्योंकि कॉपीराइट के पैसे मिलते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये क्या है? एसेट्स हैं। किस नेचर की हैं? इंटेंजिबल है। करंट की बात कर लेते हैं, करंट एसेट्स। कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इनको पूरा एक सीक्वेंस में बोल दूं तो जैसे बोला था वैसे बोलूंगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल, टेंजिबल। फिर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इंटेंजिबल। कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। तो ये रही पूरी एसेट्स की बात। इन सब को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। इनका सिर्फ इतना कहना है, जो आ रहा है धंधे में उसे डेबिट करो, जो चीज धंधे से जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतना है। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, क्योंकि रिलेटेड विद पर्सन, तो कहता है डेबिट द कोई रिसीवर होगा, क्रेडिट द कोई गिवर होगा। फिर से सुनो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सन इन्वॉल्व है। इम्पर्सनल के अगले पे आते हैं नॉमिनल अकाउंट, विच इज डील विद एक्सपेंस एंड इनकम। किससे डील करता है? एक्सपेंस एंड इनकम से डील करता है। जब आप किसी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, सुनिए, जब आप किसी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जो अकाउंट आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल कर देता है, तो ये समझ जाइए कि वो अकाउंट किस नेचर का है। हम कहेंगे जी नॉमिनल नेचर का है। एग्जाम्पल के लिए, पार्टनरशिप बनाते हुए आपने बनाया, सुना, पार्टनरशिप बनाते हुए आपने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप बनाते हुए आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते हुए आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते हुए आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया? सो दैट आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाए, है ना। प्रॉफिट लॉस क्यों बनाया? सो दैट आपको नेट प्रॉफिट पता लग जाए या नेट लॉस पता लग जाए। तो हमसे कोई पूछे कि रीवैल्यूएशन क्यों बनाया? सो दैट रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस पता लग जाए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि किस नेचर का अकाउंट है, सिंपल है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। वो अकाउंट जो खर्चों से डील करता है। आओ मजा लेते हैं पढ़ाई का। वो अकाउंट जो एक्सपेंसेस से डील करता है, जो इनकम से डील करता है, वो नॉमिनल अकाउंट है। वो अकाउंट जो एसेट से डील करता है, वो रियल अकाउंट है। वो अकाउंट जो पर्सन्स या आर्टिफिशियल पर्सन से डील करता है, आर्टिफिशियल पर्सन से डील करता है, वो पर्सनल अकाउंट है। सम अप। तो अगर हमसे बोला गया कि इसकी रूलिंग क्या बनेगी, तो हमने आपको क्या बोला, क्या बोला? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में खर्चों लॉस को डेबिट करो, इनकम एंड गेन को क्रेडिट कर दो। अब इसी से जरा समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके आइए। गुड्स परचेज इन, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने गुड्स खरीदा, ध्यान से देखो, वर्थ ₹50,000 एंड पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली। अभी मैं चाहता इसमें डिस्काउंट भी घुसा देता, बट मेरा मानना ऐसा है कि एक एक लेवल ऊपर चलेंगे, ठीक है। आ जाइए आ जाइए प्लीज आइए। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया कि गुड्स हमने परचेज किया रमेश से, 40% अमाउंट हमने तुरंत दे दिया। इसका मतलब ये है कि 60% हमने नहीं दिया। सिंपल बात हो गई। आ जाओ एंट्री वाइज चलते हैं। पहले एंट्री क्या होगी, क्या हमने कुछ परचेज किया? हाँ जी। क्या पैसे खर्च हुए? हाँ जी। तो अगर पैसे खर्च हुए तो हमारे धंधे में कोई स्टॉक इन हुआ।
परचेज, परचेज गुड्स, एसेट्स, एसेट्स, व्हाट कम्स इन, एसेट्स आया, हमने डेबिट किया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा ये रमेश से लिया हमने, तो रमेश से हमने पैसे लिए, तो रमेश से स्टॉक खरीदा है, हमें फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। हमने कहा हाँ देने तो पड़ेंगे, कितने परसेंट, 60%। और वही हमने कहा यार इसको ना हमने 40% दे भी दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या 40% जो कैश जो एसेट्स वो पैसा जा चुका है, हाँ जी जा चुका है, तो हमने उसको उठा के क्रेडिट कर दिया। अमाउंट वाइज चलते हैं। 50,000 का स्टॉक खरीदा था, धंधे में 50,000 की एसेट्स, धंधे में 50,000 की एसेट्स की वैल्यू बढ़ चुकी थी, हमने लिखा, जिसमें से 40% हमने दे दिया, तो धंधे में 40,000 की एसेट्स, 50,000 का 40% मतलब कितना, 20,000 की एसेट्स, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने क्रेडिट कर दिया टू रमेश। रमेश को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, कितने की, अरे जनाब 30,000 की। और क्रेडिट क्यों है, क्योंकि हमारे पर्सनल अकाउंट में हमसे कहा गया डेबिट द रिसीवर, लेकिन क्या बोला, क्रेडिट द गिवर। हमें स्टॉक किसने दिया, हमने कहा जी रमेश ने दिया जी। क्या रमेश हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हाँ जी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ जी इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया। चैट सेक्शन में आइए, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, क्या यहाँ तक सबको सारी बातें समझ आ गई हैं, जल्दी से बता दो बच्चों। पर्पज़ ये है नहीं कि मैं दौड़ा दूं, पर्पज़ बस इतना ही है कि मैं हर एक पॉइंट आपको समझा दूं। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। और क्योंकि जैसे मैंने बोला हम इसके 3 लेक्चर लगा रहे हैं, तो आज का लेक्चर मोर और लेस कंसेप्ट बेस्ड है, बस कंसेप्ट सिखाऊंगा कि ये कंसेप्ट हैं। जल्दी बोलो, सभी को क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। सबको क्लियर है, पक्का, मुबारक हो, अगले पर आओ फिर। हाँ जी दोस्तों, आइए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमसे क्या कहता है। क्या ये कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि धंधे में एसेट्स होगी, लाइबिलिटी होगी, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर होगा, विड्रॉल होगा। इस पर बात करनी ज़रूरी है, इधर आइए, इस पर बात करनी ज़रूरी है। तो मैं आपसे बातें करूंगा, आपको अच्छा लगेगा, इधर आओ। ये एक व्यक्ति है हसमुख लाल, हमारा हसमुख लाल, कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो, अच्छे हो, ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा व्यक्ति है हसमुख लाल। और हसमुख लाल जो हमारा ये व्यक्ति है, इसका एक बिजनेस एम्पायर, बहुत खतरनाक धंधा है ना, धंधा ही बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक धंधा है। चलिए जी, अब होगा क्या ये समझते हैं। ये हसमुख लाल है हमारे, और ये हसमुख लाल का हमारे बिजनेस है। पी लीजिए पढ़ाई का, हसमुख लाल को भी सेम कलर कर दूं ना, हाँ जी। तो ये हमारे हसमुख लाल है, ये हसमुख लाल का बिजनेस, हम ये समझते हैं कि ये हमारे ओनर हैं बेसिकली। ठीक, ओनर क्यों है, अब इस पर बात करूंगा। नाम क्या है, नाम है हसमुख लाल, मतलब इनका जो मुख है वो हसमुख है, खुशनुमा। जैसे गांव में कहावत कही गई, कहें कि कहो भैया के सर पे तो बाले नहीं है, कहें गजब बताओ भैया के सर पे बाल नहीं, नाम रखें जटा शंकर। जटा बोले तो ऐसा बालों को कहा गया, तो ये एक कहावत का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर ये ओनर क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि हसमुख लाल है, ऐसा नहीं है। ओनर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये धंधे में पैसा लगाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, आइए मेरे साथ, क्या करना चाह रहे हैं, ये धंधे में पैसा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है क्या, तो सोच के समझ के देखिए, पैसा लगाएंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो ये भी तो हो सकता है कि ये धंधे से पैसा निकालें, भाई दोनों पॉसिबिलिटी देख के चलेंगे ना, एक ही बात क्यों पकड़ के लेके चल रहा है कि रटे रटाए आ गए, कहें बहुत अच्छा लग रहा है। समझते हैं, मजा लेते हैं पढ़ाई का, आ जाओ। ये मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पर ये मनी विथ ड्रॉ कर रहे हैं,
बहुत बार बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन लेके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ डे वन पे क्लैरिटी ले लो। हम जब ट्रायल बैलेंस को देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कैपिटल क्रेडिट में लिखा हुआ है, ड्राइंग डेबिट में लिखा हुआ है। हमने कंसेप्ट सीखा कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमें क्लैरिटी आनी चाहिए। हसमुख लाल ने जब पैसा लगाया तो उस पैसे को हमने कहा, ध्यान दो, उस पैसे को हमने कहा यार ये पैसा तो हसमुख लाल की कैपिटल है ना, ये पैसा हसमुख लाल की कैपिटल है। वहीं जब हसमुख लाल ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ मतलब निकालना, पैसा निकाला तो हमने कहा यार ये पैसा तो ड्राइंग है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि बिजनेस वही है, हसमुख लाल वही है, वो पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं, सिनेरियो बदल क्यों जा रहा है उस पर बात करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग जब हमने देखा तो हमने कहा यार ड्राइंग ये तो एसेट्स है। जब हमने देखा कैपिटल, हमने कहा यार कैपिटल ये तो लाइबिलिटी है। और याद रखें, हम ये जो भी बातें कर रहे होते हैं हम किस एंड पर कर रहे होते हैं, बिजनेस में। बातें कहाँ हो रही हैं, बातें कहाँ हो रही हैं दोस्त, बातें जो भी हो रही हो बिजनेस के नेचर पर हो रही हैं। तो अब इसको समझते हैं ये ऐसा है क्यों। ध्यान दीजिए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में जो भी अकाउंटिंग होगी वो कहाँ होगी, बिजनेस के यहाँ होगी। ओनर से मतलब नहीं है। ओनर ने पैसा लगाया, पैसा लगाते साथ बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि वो पैसा उसे नियर फ्यूचर रिफंड करना है। मेरी बात याद रखेंगे, जब जब इनकम आती है लाइबिलिटी साथ लाती है। फिर से बोलूं, जब जब पैसा आएगा लाइबिलिटी साथ लाएगा। इसका इसे समझिए, आप देखते होंगे जब आप अपने गांव जाते होंगे लोगों में बड़ा सुकून है। जो जहां बैठा है बैठा है, जो जहां खड़ा बात कर रहा है खड़ा बात कर रहा है, जो कहीं खेतों में टहल रहा है वो टहल रहा है, जो पेड़ों की छांव तले ऐसे गमछा लिए बैठा रहा कहता है साला जीवन तो यही बा भैया, वो मजे में है। जो लड़के टहल रहे हैं वो टहल रहे हैं, लड़के नंगे टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गांव में ऐसे ही विचरण किए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई गाय को टहला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भैंस को टहला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कुछ सेकंड रुकिए, कोई सरसों के फूल में ऐसे पोज दे रहा है पेड़ों में पौधों के बीच में, तो थोड़ा ठहरिए। हर उस व्यक्ति से जिससे तुम्हें फीलिंग आई ना कि यार इसकी लाइफ बढ़िया है, एक बार उससे डिस्कस करिए। पैसा आता है, इनकम आती है, का नहीं वो तो नहीं होता। जब जब पैसा आएगा लाइबिलिटी साथ लाएगा। फिर आप जिस भी शहर में, जिस भी लोकेलिटी में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, बाहर निकलिए सुबह सुबह, चुपचाप खड़े होकर बस लोगों को ऑब्जर्व करिए। ट्रैफिक सिग्नल पे जाइए, लोगों को ऑब्जर्व करिए, हर व्यक्ति जल्दी में है। इतना पिद्दी सा बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग आदमी तक सब जल्दी में है। क्यों? जब जब पैसा आएगा लाइबिलिटी साथ लाएगा। किसी की सैलरी आने वाली है, भाग रहा है सुबह शाम उसी लूप में, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। क्यों? पैसा आएगा लाइबिलिटी साथ लाएगा। पैसा ले लिया, काम करना पड़ेगा, या फिर काम करोगे तो पैसा आएगा। तुम्हें फील आ रहा है, समझ आ रहा है? अपने घर में तो सुबह सुबह टिफिन पैक होने लगा, मम्मी उठी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं, पापा भाग रहे हैं। तुम सोचो साले जीवन में हो क्या रहा है, ये क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। बट अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा आना है तो भी काम करना है, या फिर पैसा आ चुका है तो काम करना है। तो धंधे के लिए ये जो पैसा आया, ये क्या लेके आया? जब जब इनकम आएगी लाइबिलिटी साथ, हाथ में बोलना था। तो ये जो पैसा आया ये लाइबिलिटी साथ लेके आया कि यार ये पैसा तो फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा। वहीं जब पैसा यहां आया तो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई। अब उल्टा देखते हैं, समझिएगा। कैपिटल वाले पर्सपेक्टिव पर चेक करो, कैपिटल वाले पर्सपेक्टिव पर चेक करो। कैपिटल जब आई तो उस पर्सपेक्टिव पे हम एक बार बिजनेस को देखें, फिर हम ओनर को देखें। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। कैपिटल के पर्सपेक्टिव पे बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी हो गई, यार ये पैसा लौटाना पड़ेगा यार। लेकिन ये पैसा लौटाना किसको है? हमने कहा जी ओनर को। तो ओनर के पर्सपेक्टिव पे देखो तो एसेट्स हो गई, उसी को तो पैसा मिलेगा। लेकिन मस्त बात क्या है, रिकॉर्डिंग किसकी करी जाती है? सिर्फ रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? सिर्फ बिजनेस में। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ बिजनेस में होती है
तो ओनर का पर्सपेक्टिव हमें जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या तुमको कोई बात समझ आई कि नहीं आई? ओनर के पर्सपेक्टिव से हमें मतलब नहीं, हमने कहा ना ना ना, बात हो गई। अब ऐसे ही जरा अगला वर्ड पकड़ लेते हैं। आपको समझ आया कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है? ओनर के लिए वो कैपिटल एसेट्स है, पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, एसेट्स है, बट कहीं लिखना ही नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ। हमने कहा जी ड्राइंग, ड्राइंग व्हेन ओनर विड्रॉ द अमाउंट फॉर पर्सनल पर्पस, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, हम कहे तो ड्राइंग है। आ जाओ चेक करते हैं, फिर से देखेंगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ओनर के पर्सपेक्टिव से। चेक करिए मजा आएगा आपको। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि बिजनेस को ये पैसा फ्यूचर में मिलना है। आज ओनर ने ये पैसा निकाल लिया है तो ये पैसा कभी लौटाएगा ना, है ना? जब पैसा लौटाएगा तो धंधे को पैसा मिलना है। हमने कहा यार ये तो एसेट्स है। वहीं ये पैसा अब लौटाना किसको है? हमने कहा यार ये पैसा ओनर को लौटाना है। तो ओनर के लिए ये पैसा क्या है दोस्त? ये पैसा ओनर के लिए लाइबिलिटी है। बट फिर से वही वाली बात, हमें रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है? सोचो सोचो सोचो, हमें रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है? हमने कहा जी बिजनेस में करनी है। तो ओनर का नजरिया जानने की जरूरत है क्या? नहीं, ओनर के बारे में बात ही नहीं करनी। और ये रीजन है कि कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं और ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी हो जाती है और ड्राइंग एसेट्स हो जाती है। और ये दोनों किस नज़रिए में होती हैं लाइबिलिटी एसेट्स? बिजनेस में। और एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करनी है दोस्त? बिजनेस की। बाकी से कोई मतलब नहीं है। दैट्स इट। चलो बताओ, सबको ये लाइबिलिटी एसेट्स ड्राइंग कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। तो कंसेप्ट सारे हो गए। ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। सबको कंसेप्ट की क्लैरिटी आ गई क्या? फटाफट मुझे क्लियर दीजिए फटाफट, बस इतना बहुत है। आपके सारे कंसेप्ट हमने कवर कर दिए, कुछ भी अब बचा नहीं है इस कंसेप्ट में। अभी जीएसटी छोड़ के